ठीक है। अब वहाँ से इसके बाद क्या किए, ध्यान से देखो, वहाँ चले गए, पाकिस्तान पहुँच गए, पेशावर पहुँच गए, पेशावर से कहाँ गए, अफगानिस्तान। पठान का वेश धारण किए, ठीक है ना। जब उनका कोई पहचान नहीं पा रहा था, अब गुम होने का नाटक किया कि मैं गूंगा हूँ। जब ये छोटे थे, तो जब ये पहली बार टॉप किए थे, आईसीएस टॉप किए थे, तो इनके पिताजी ने इनको सोने की घड़ी दिया था गिफ्ट में, सोने की घड़ी, अमीर थे ही। तो जब ये इस समय गूंगा बने थे, तब जा रहे इन्होंने बहुत पैदल यात्राएं की। पाकिस्तान में रेल चढ़ेगा, वो सब बड़खा बड़ा है, लगभग 300-400 किलोमीटर इन्होंने पैदल यात्रा किया अपने देश के लिए, ताकि मैं जाकर विदेशों में संबंध स्थापित करूं, विदेशों से आक्रमण करूंगा तब अंग्रेज हारेंगे सब, समझ आएगा ना। बहुत दूर पैदल चले ये। आज जब ऐसा समय है जहाँ पर ये अफगानिस्तान से अलग होने वाले थे, लास्ट पैर मतलब अंग्रेजों की जमीन पर रखने वाले थे, तो जो उनका दोस्त था भगत राम तलवार, उससे 1 रुपया मांगे। अच्छा हम पड़ गए, कितना अमीर आदमी 1 रुपया मांगे, एक सिक्का मांगे। उस सिक्का पर अंग्रेजों का फोटो रहता था, तो वो सिक्का लिए और उस पर लाते लाते कचरने लगे। बहुत परेशान किया है, समझ आ गया ना। उसके बाद से निकल गए अफगानिस्तान से, कहाँ निकल गए, रूस निकल गए, ठीक है ना। रूस गए, रूस से कहाँ गए, इटली गए, इटली से कहाँ गए, जर्मनी गए। जो भी देश ब्रिटेन के खिलाफ था वहाँ गए थे, क्योंकि आईसीएस की पढ़ाई पढ़े थे। आईसीएस में 28 विषय होता है, आईएएस में 28 विषय पढ़ना होता है। जो 28 विषय अच्छे से पढ़ लेता है वो बेरोजगार रहता नहीं है, और दूसरी बात उसकी समझ बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाती है। वो भाप लेता है कब क्या होने वाला है, मैं किससे बात करूंगा तो मेरा समस्या का समाधान होगा, अगर अच्छे से पढ़ाओ समझ बूझ कर, तब रट कर नहीं। आईएएस का पढ़ाई ऐसा पढ़ाई होता है, ठीक है ना। वहाँ पर गए, इटली में गए, इटली वाले ने कहा कि नहीं अभी आप उतना फेमस नहीं है। नेताजी इंडिया में फेमस थे, लेकिन विदेशों में फेमस उतना नहीं थे। विदेशों में केवल इंडिया में 2 लोग को जानते थे, गांधी जी को, नेहरू जी को, विदेश के लोग, क्योंकि यही दोनों फेमस थे। सो समझा गया ना। तब बात नहीं बना, ठीक है ना। तो गए यहाँ पर रूस, फिर से रूस गए, तो कहीं से सोर्स लगाकर जो रूस से जर्मनी गए। जर्मनी में किसका शासन था, हिटलर का शासन था ना। तो कैसे करके बहुत 6-7 महीने के बाद इन्होंने किससे मुलाकात किया, हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने कहा कि मैं आपकी मदद कर दूंगा, लेकिन वो कहानी तो बताना जरूरी है। जो मतलब हिटलर पहले अपने बहुरूपियों को भेजता है, तब पहचानने, वो कहानी जानते हो सब ना, नहीं जानते हो सब। जब पहले बार नेताजी जाते हैं, तो हिटलर जब भी कोई आता था उनसे मिलने, तो हिटलर नहीं आता था, वो अपना बहुरूपिया बनाया था 4-5 ठो, समझाया ना। उन सबको भेज कर अपना काम करवाता था। जब नेताजी गए तो अपने बहुरूपियों को भेजा, तो पहला आया तो अचानक हड़क हाथ मिलाने लगा, तो कहे जी बोलिए मैं हिटलर बोल रहा हूँ, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो नेताजी कहे कि नहीं मुझे हिटलर से बात करनी है। वो चला गया, फिर से एक और आया उसका बहुरूपिया, वो भी हाथ आगे बढ़ा दिया कि जी बोलिए क्या करना है, क्या काम है, बोलिए मैं हिटलर बोल रहा हूँ। तो कहे नहीं मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। ऐसे 4 बार हुआ। अब हिटलर टेंशन में आ गया, ईद पहचान कैसे रहा है, सही आ गया ना। तब 5वें बार हिटलर आया, तो तब नेताजी खड़े होकर कहे कि मेरा नाम नेताजी है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ भारत के भविष्य को लेकर। तो कहे कि सब बात छोड़ो, पहले तुम बताओ को पहचाने कैसे हो। समझ आ गया ना, समझ आ गया। तो नेताजी कहे कि देखिए मैं यहाँ पर आपसे सहायता लेने आया हूँ, और जब कोई भी किसी से सहायता लेने जाता है, तो जो सहायता देने वाला होता है उसके अंदर थोड़ा अकड़ होता है कि नहीं भैया हम सहायता दे रहे हैं, ले थोड़े रहे हैं। लेकिन जो आपके बहुरूपिये होते हैं, बहुरूपिया है सब, ये आगे आया हाथ हिला, पहले ही आगे ला खाई दे रहे थे सब। तो उन सबके चाल से पता लगा था कि हिटलर नहीं है सब। तो उनके पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हुए। तब उन्होंने कहा कि आपके देश में जो सबसे बुद्धिमान, जो सबसे फेमस होता है, लोग उसको क्या कहते हैं, कहे कि नेता कहते हैं। तो वहाँ से हिटलर ने उसको किसकी उपाधि थी, नेताजी की उपाधि थी, समझ आ गया। तो वहाँ पर बोले कि देखिए और तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो मतलब जर्मनी है वो इंडिया से बहुत दूर है, तो मैं कितना भी सहायता करूँगा बहुत दूर पड़ेगा, तो उसका कोई फायदा होगा नहीं। आप जाइए जापान, ठीक है ना, जापान जाइए, वो लोग आपकी सहायता करेंगे। और जापान इंडिया से बहुत छोटी दूरी पर है, समझ आ गया ना।
इसी में नहीं दिखाई देगा, उसमें दिखाई देगा। समझ आ गया ना? दिखा रहे हैं तुमको। ये इंडिया है सुमात्रा द्वीप है, क्या है जापान है। देखो यहाँ से थोड़ा ही दूरी पर है ना। जर्मनी कहाँ है? जर्मनी यूरोप में आएगा, इधर होगा जर्मनी। तो यहाँ से कैसे मेहनत सहायता करेंगे? समझ आ गया ना? अब तक है जाइए जापान के पास। जापान कई द्वीपों में बटा हुआ है, बहुत लंबा है जापान, लेकिन छोटे छोटे द्वीपों में बटा हुआ है। तो कहे जापान जाइए, तब कहे कैसे जाएँ हम? तब उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए सबमरीन का व्यवस्था करा दे रहा हूँ, वैसे जाना खतरनाक होगा, ठीक है ना? तो नेताजी के लिए सबमरीन की व्यवस्था कराई गई। अब सोचो, अब उस समय सबमरीन में वही जाता था जो उसका ट्रेनिंग लेता था। बिना ट्रेनिंग में तुमको बैठा दिया सबमरीन में ना, मर जाओगे के दिन में, वातावरण नहीं मिल पाएगा। समझ आ गया ना? लेकिन तब भी नेताजी तैयार हो गए, जो होगा देखा जाएगा। 6 महीने तक सबमरीन में यात्रा किए। समझ लो ऐसा ऐसा। जब उनकी किताब पढ़ोगे, उनकी एक किताब है मेरी अधूरी आत्मकथा, वो खुद लिखे हैं, कभी पढ़ना सब मंगा के टाइम मिलेगा तो। उसमें सब वो अपना कहानी लिखे हैं कि क्या क्या हुआ था। एक समय ऐसा आया था उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, समझ आ गया ना? एक समय ऐसा उनको उल्टी होने लगा, ब्लड प्रेशर, मतलब जितनी नीचे जाता है उतने आदमी का दबाव, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। मतलब बहुत चीज़ सहे थे वो, जो जल यात्रा था, वो जमीन के जल के नीचे बहुत कुछ सहे थे, लेकिन कभी हार नहीं माने। समझ आ गया ना? गए, होते हुए आराम से गए। वहाँ पर सबसे पहले जापान पहुँचे। तो जापान का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था तोजो। क्या था? तोजो। तोजो से कहे अब देखो, अब जो जापान था, इटली जर्मनी जापान एक और थे सब, अब ब्रिटेन अमेरिका एक और थे सब प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध में। तब जापान तो चाहता था कि सही तो है भाई, मैं भी चाहता हूँ ब्रिटेन को मारना, आप भी चाहते हैं ब्रिटेन को मारना, सही है, तो कहा मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा, सिंपल सी बात है। तो जापान ने कहा ठीक है, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा, ठीक है ना? तो अब जापान के पास जो ब्रिटेन और जापान में जब युद्ध हुआ था, तो ब्रिटेन में जितने भी सैनिक थे सब, उसमें अधिकतम भारतीय ही थे सब। जब ब्रिटेन और जापान में युद्ध हुआ था तो अधिकतम सैनिक ब्रिटेन के सब बंदी बना लिए थे सब, जापान वाले लगभग 30-40 हज़ार, ठीक है? तो नेताजी कहे कि इन सारे सैनिकों को हमको दीजिए, मैं इन सबको मोटिवेट करके इन सबको युद्ध के लिए तैयार करूँगा। समझ आएगा ना? कहे ठीक है जाइए करिए। तो मोटिवेट किया, सब तैयार हो गए, क्योंकि बोलते बहुत अच्छा थे ना, मोटिवेट बहुत अच्छा कर रहे थे, बोलते बहुत, इनका मतलब भाषण का तरीका था बहुत अच्छा था। समझ आएगा ना? मोटिवेट किए, सब लोग तैयार हो गए। तब उन्होंने वहाँ पर क्या बनाया? आज़ाद हिंद फौज बनाया। आज़ाद हिंद फौज में उन्होंने अलग अलग ब्रिगेडियर बनाया अपने नेहरू जी के नाम पर, गांधी जी के नाम पर। ये दिखाते उनका करेक्टर कैसा था कि नेहरू गांधी सब लोग उनको नहीं मानते, लेकिन वो मानते थे। समझ आएगा ना? तो नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड। अब उन्होंने महिलाओं का ब्रिगेड अलग बनाया। किसका ब्रिगेड? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। समझ आएगा ना? 5 ब्रिगेड बनाए थे, 5 को 5 मिनट ट्रेनिंग दिए, ठीक है ना? अब सोचे कि सबसे पहले मैं इस एरिया में आक्रमण करूंगा, यहाँ से आक्रमण करके मैं यहाँ अपने जो मेरा घर है वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो घर के लोग मुझे जानते होंगे, तो वहाँ पर मेरा और प्रभाव ज़्यादा होगा, तो और सहायता मिलेगी। अब द्वितीय विश्व युद्ध का समय भी आ रहा था, ठीक है ना? अचानक से अमेरिका ने जापान पर क्या परमाणु बम गिरा दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। जापान पर परमाणु बम गिरा, जापान ने क्या कर लिया? हार मान ली। और जापान ने हार मान ली और सहायता देने से मना कर दिया। सहायता देने से मना कर दिया। अब जितने भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे वो इतने जन बहुत तहलका मचा। पूरी जो सैनिक थी, पूरी जो अंग्रेज़ों की सेना थी, वो तहलका मचा दिया, सब जाकर बहुत मारे सब। लेकिन अब खाना भी अब जापान सहायता कर नहीं रहा था, खाने को कहाँ से मिलेगा? हथियार मिल ही नहीं रहा था। अब धीरे धीरे आज़ाद हिंद फौज सैनिक मारे जाने लगे। तो नेताजी ने कहा कि अब आज़ाद हिंद फौज को भंग कर दिया जाए, क्योंकि अब फालतू में सैनिकों को जान गंवाने से कोई फायदा नहीं है। जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किए थे तो इनके पास पैसा कमी थी, समझाएगा ना? तो पैसा कमी थी तो इन्होंने लोगों से कहा रेडियो से कि सहायता कीजिए मेरी। तो इंडिया की जो लड़कियां थीं, औरतें थी, अपना गहना गहना दे दी थी, सोना, समझेगा ना? लगभग 4 बक्सा सोना इकट्ठा हुआ था। इतना उनका पर्सनालिटी खतरनाक था,
लोग अपने बच्चों को भेजते थे कि जाओ सैनिक में भर्ती हो जाओ, आज़ाद हिंद फौज में जाओ भर्ती हो जाना, ठीक रहेगा। समझा गया ना। अब लेकिन अब जब परमाणु बम गिरा दिया गया तब नेताजी समझ गए कि अब कोई मतलब है नहीं, फालतू में सैनिक को क्या जाएगी, जान जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब सोचे कि मैं जाऊंगा वियतनाम, वहाँ से कुछ करूंगा। अब जाने वाले जिस वायुयान से जाने वाले थे, 2 वायुयान था, तो जापान के लोगों ने कहा कि देखिए आप एक वायुयान है, इसमें केवल 2 लोग बैठ सकते हैं, तो इस 2 लोग बैठ गए, वो सब अलगे में चले गए सब। अब जब बैठ के जब गए तो वियतनाम एयरपोर्ट पर उनका शायद एयर क्रैश हो गया और उनका वहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बहुत लोग कहते हैं कि वहाँ पर उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो भी जिंदा थे। बहुत लोग कहते हैं कि मतलब आज़ादी तक वो जिंदा थे, लेकिन ऐसा यही देखा गया है, मतलब जितने भी रिसर्च हुए हैं सब, जितनी भी समिति बैठी है, उसमें ये भी यही पता चल रहा है कि नेताजी जो एयर क्रैश हुआ था उसी में क्या कर दिए गए, मार दिए गए थे। लेकिन ये बहुत रहस्यमयी है, कोई कंफर्म नहीं था। समझा गया ना। बहुत लोग कहते हैं कि जो नेता, हाल ही में वो बाबा थे गुमनामी बाबा, कहते थे सब कि वही नेताजी हैं, लेकिन वो नेताजी नहीं थे। समझा गया ना। समझा। लेकिन जो भी किए बहुत महान था काम किए, कोई देश में अगर नहीं कुछ कर पाया, वो विदेश में जाकर इतना कुछ कर दिए। समझा गया ना। ये थी नेताजी की स्टोरी। जब हम लोग किताब पढ़ोगे तो किस तरह से 2 साल का पढ़ाई 6 महीने में पूरा किए, जब वो पढ़ोगे तुमको और मज़ा आएगा। क्या क्या सहे थे उस समय में, आप उनको घुटन होती थी, लेकिन मम्मी बोली थी ना, तो वो भी तो करना जरूरी है ना। ये था गांधी जी का स्टोरी, ठीक है ना। गांधी जी का नहीं, नेताजी का। और जब आज़ाद हिंद फौज बन गया था तो वहीं से ही गांधी जी को राष्ट्रपिता को बाद ही नेताजी ही दिए थे। मतलब मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। दोनों देश को आज़ाद कराना ही चाहते थे दोनों लोग ना। अहिंसा से अहिंसा ये लोग, इनका मार्ग था अहिंसा का, उनका मार्ग क्या था, अहिंसा था। लेकिन जरूरी दोनों था। जब भारत आज़ाद हो गया तो जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, ठीक है ना, तो जब भारत आए तो भारत के लोगों ने पूछा कि आप तो दूसरे विश्व युद्ध जीत गए थे, लेकिन आपने भारत छोड़ा क्यों। तो जब आज़ाद हिंद फौज का विघटन हो गया तो अंग्रेजों ने आज़ाद मतलब सैनिकों को पकड़ लिया था, जितने भी आज़ाद हिंद फौज के सैनिक थे सब। और जब पकड़ लिया 30-40 सैनिक को, तो उनको ऊपर केस चला, ट्रायल हुआ, तो उन सबको लाल किले के जेल में बंद कर दिया गया था। और जब भारत के लोग जाने कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को लाल किले में बंद कर दिया गया है, पूरे लाल किले के चारों तरफ भीड़ जम गई, एकदम पूरा भीड़, लाखों लोगों की भीड़ जम गई। और जब लाखों लोगों की भीड़ जम गई तब अंग्रेज़ों को डर लगने लगा कि अब विद्रोह हो जाएगा। एकदम वही हुआ ही। जितने भी जल सेना, थल सेना, वायु सेना में जितने भी भारतीय थे सब, जो ब्रिटेन के ओर से लड़ रहे थे, सबने विद्रोह कर दिया। और जब सबने विद्रोह कर दिया, जब जल सेना, थल सेना, वायु सेना विद्रोह कर दी, तो बचा क्या, खूब अंग्रेज़ों को मारा पीटा। और ब्रिटेन युद्ध जीत गया था, लेकिन उसकी इतनी हानि हो गई थी जन धन की, अब हाथ जोड़ दिया कि अब नहीं, अब इंडिया में आने लायक नहीं। तो जब उनसे पूछा क्लीमेंट एटली से कि आपने भारत क्यों छोड़ा, आप तो द्वितीय विश्व युद्ध जीत गए थे, ब्रिटेन जीत गया था दूसरा विश्व युद्ध, कहा कि आज़ाद हिंद फौज, बस वही कहा, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अगर आज़ाद हिंद फौज नहीं होता तो शायद वो सब नहीं छोड़ते सब, क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जीत गए थे सब ना, जीत ही गए थे सब ना, तो क्या जरूरत ही छोड़ने की। लेकिन जान गए थे सब कि अब रहने से कोई फायदा नहीं है, और जितना लूटा था वो सब लूट लिए थे सब। समझ गया ना, कुछ छोड़े से नहीं थे सब। लेकिन तब भी बहुत कुछ बाकी था। लाल किला था कौन सी, मतलब का है लाल, रेड फोर्ट? लाल किला ये बनवाया थे शाहजहां ने याद में, ताजमहल, लाल किला, ताजमहल सब वही बनवाया था शाहजहां। जेल है वो? जेल नहीं, लाल किला के अंदर जेल था, अब नहीं है, ऐसे खाली है। हाँ, लाल किला पास से देखे हो सब, हम पास से देखे हैं, पास से उतना आकर्षक नहीं लगता, उसको सब रंग उड़ गया है। हम पास से देखे हैं, लाल किला भी देखे हैं, कुतुब मीनार, जहाँ से मोदी जी स्पीच देते हैं वो जगह देखे, जब गए थे दिल्ली तब। नहीं 11 में थे तभी गए थे सेमिनार अटेंड करने। लेकिन अच्छा है, लाल किला अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना बड़ा बड़ा जगह है। राजघाट भी देखे, जहाँ पर गांधी जी की समाधि था, और जहाँ पर वो हुमायूं का मकबरा भी देखे, उस जगह पर कोई नहीं था। चिश्ती का दरगाह भी देखे, बहुत बड़ा, उधर बहुत बड़ा इत्थी होता है,
सिख धर्म का गिरजाघर बहुत बड़ा बड़ा था। देखे दिल्ली देखने वाला जगह है, लेकिन बहुत प्रदूषण है वहाँ पर। ऐसे ऊपर देखोगे ना, धुआं नहीं रुकता दिखाई देगा, पूरा धुआं धुआं प्रदूषण। अब तो दिल्ली में कोनो कोनो में ऐसा रहेगा। सब जगह ऐसे रहेगा। आज सबसे ज़्यादा तो दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे बहुत ज़्यादा रहता, चाहे दिन हो चाहे रात, ऐसे ऊपर कोई धुआं 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 धुआं। लेकिन वहाँ का और G20 का जो अमृत महोत्सव हुआ था ना, वो जिस जगह हुआ तो वहाँ पर भी गए थे जगह ये देखे हो। और नदी तो एकदम खराब हो गया है वहाँ का। जैसे जब जाओगे दिल्ली ना, तो नदी के ऊपर रेलवे स्टेशन मतलब ट्रैक बना है, तो दिखाई देता था पूरा, जैसे लग रहा था नाला है नदिया, इतना गंदा हो गया है। खाली कबाड़ कबाड़ नहीं, कालिया काला काला हो गया है पूरा, समझ गया ना। बहुत हालत खराब है राजधानी की इस समय, ठीक है ना। हाँ लेकिन बड़ी बड़ी इमारतें हैं, समझ गया ना। तो ये था नेताजी के बारे में सवाल जवाब। तो नेता जैसे लोग को अपना आदर्श बनाओ, इच्छी छोड़ो फिचोरो का आदर्श छोड़ो, उनकी किताबें पढ़ो अच्छी अच्छी। पापा से कहो किताब मंगाइए हमारा, हमसे किताब का नाम पूछ लो, समझेगा ना। वो सब पढ़ लिख कर क्या फायदा हो पाएगा। ये नहीं है कि पढ़ाई स्कूली पढ़ाई जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है स्कूली पढ़ाई, समझा गया ना। स्कूली पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ उससे ज़्यादा जरूरी है, अभी तुम लोग के लिए तो बहुत जरूरी है। तुम लोग कभी 9-10 में हो, सब 11-12 में अगस्त तक तुमको डिसाइड करना पड़ेगा एग्जाम पर कि मैं किधर जाऊँगा। अभी तुम लोग के लिए ज़रूरी है जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किताबें पढ़ना, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 21 घंटा किताब 21 घंटा पढ़ते थे, एक समय आया था 21 घंटा। सोच लो क्या बीतती होगी उनके ऊपर जब उनका जीवन पर ऐसे पढ़ोगे सब, तो समझा गया ना। बाहरी किताब पढ़ते थे। हाँ, और उनके पिता ऐसा ना, जब उनका जब जीवन परिचय पढ़ोगे ना, तो जब अपने पिताजी से कहते थे कि मुझे किताबें चाहिए, तो उनके पिताजी ना नहीं कहते थे कभी भी। उनके पास जब पैसा नहीं होता तब भी ना नहीं कहते थे, वो चले जाते थे अपने बहन के घर, वहाँ से पैसा मांगते, अगर दे दी तो किताब खरीद लाते, नहीं तो अपन दूसरे बहन कर जाते, लेकिन किताब जरूर खरीद कर लेकर आते, ठीक है ना। कभी किताबों के लिए उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि वो शिक्षित थे। आज तुम अपने पिता से कहो कि किताब खरीदना है, नहीं खरीदेंगे, बहुत से ऐसा माना है, समझा गया ना। लेकिन जिसके पास आर्थिक स्थिति सही है वो तो कोशिश करेगा कम से कम किताबें पढ़ना। जब जितने ज़्यादा मान लो के बारे में पढ़ोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे विचार शुद्ध होते जाएंगे। स्कूली पढ़ाई लिखाई इंसान को तोता और डरावना बना देती है, इतना दिमाग बैठा लो सब। तुम देखना जो बहुत पढ़ने में ठीक ठाक हुआ वो बहुत डरा रहता होगा कि नंबर काट लेंगे सब, पढ़ कर नंबर कट जाएगा। अब गलत होगा तब भी नहीं कुछ बोलेगा, इतना डरता है नंबर के लिए। वो क्या करेगा, नंबर लेगा 10 में ज़्यादा मैथ में 58 नंबर आ गया, उससे क्या हो गया। कुछ कोई आज से 5 साल बाद मुझसे कोई पूछेगा आपको 10 में कौन नंबर था, आज से 5 साल बाद मैं जो हासिल किया रहूँगा, जो किया रहूँगा अपनी ज़िंदगी में, मेरे वजह से किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ रहेगा, वो याद रखेगा कि मेरा परसेंटेज याद रहेगा, ये बताओ। हाँ, अगर तुम साथ लेकर चलते हो तो और बड़ी बात है, और साथ लेकर चलते हो तो और ज़्यादा तुम महान कहलाओगे, समझ आ गया ना। लेकिन तुम्हें नहीं समझ आता, छोड़ दो, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जरूरी है और कुछ नहीं जरूरी है। युवाओं के लिए क्या जरूरी है, अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, सभी आयामों पर विकास। तुमको लोग देखे, तुमसे बोले तो कहें हाँ एक युवा है, तुम्हारे बातों में, तुम्हारे तरीकों में, तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे कपड़ों में, तुम्हारे पढ़ने के तरीकों में, रहने खाने खेलने, इस सारे तरीकों में एक गुणवत्ता दिखनी चाहिए, समझा गया ना। लोग देखे चाहे ना देखे, लेकिन तुम्हारे अंदर वो होना चाहिए। लोग भीड़ का हिस्सा होते हैं और भीड़ को कभी कोई नहीं याद रखता है, समझा गया ना। एक बार मैं किताब पढ़ रहा था तो उसमें एक लड़का क्वेश्चन पूछता है, तुम लोग जैसा बड़ा होता है कि भगत सिंह इतने महान कैसे थे, भगत सिंह जैसे महान कैसे बना जा सकता है। तो इसमें उत्तर दिए थे गुरुजी कि कहे देखो बेटा, उस समय की स्थिति कुछ और थी, इस समय की स्थिति कुछ और। इस समय तुम
किसी के ऊपर बम फेंक कर महान नहीं बन सकते हो। उस समय भी लोग पढ़ने लिखने में, उस समय भी नौकरियां थी, उस समय भी लोग पढ़ते लिखते थे, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने भीड़ का साथ नहीं दिया। समझ आ गया ना? भीड़ का क्या नहीं दिया? साथ नहीं दिया। वो कुछ अलग सोचे, उनके जीवन में कुछ सार्थक था। भगत सिंह इतने पढ़े लिखे थे ना, लास्ट टाइम पर अंग्रेजों ने कहा था कि तुम इस इंसान का छोड़ दो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, लेकिन वो नौकरी नहीं लिए। वो चाहते नौकरी लेकर आसानी से ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वो जानते थे मैं जिंदा रहूंगा तब उतना क्रांति नहीं आएगी जितना मेरे मरने से क्रांति आ जाएगी। वो अपने मौत को डिजाइन करते थे। पहले ही बोलते थे कि मैं 24 साल ज़्यादा जीवित नहीं रहूंगा। वो जान गए थे कि जब फेमस हुए थे, बहुत फेमस हो गए थे एक समय पर, सारे इंडिया के लोग उनके बारे में जानते थे। अब उन्हें पता चल गया कि अब मेरे जीने से उतनी क्रांति नहीं आएगी जितना मैं मर जाऊंगा तब क्रांति आएगी। तो उन्होंने मौत को क्या कर लिया? स्वीकार। यानी कि वो भीड़ से अलग हटकर कुछ किए, आई नहीं छिछोरा किए, कुछ सार्थक किए। तब आज हम उनको क्या करते हैं? मानते हैं, याद करते। उन्होंने धारा, समय की जो धारा थी उसको क्या कर दिया? बदल दिया। वो भीड़ के पीछे नहीं भागे। क्या उस समय लोग नहीं होंगे नौकरी करने वाले? क्या उस समय अमीर लोग नहीं होंगे? होंगे ना। उन लोग को कौन याद करता है इस समय? क्या उन सबकी भीड़ को कोई याद करता है? उस समय भी कोई नौकरी पा गया होगा भगत सिंह की उम्र में, लेकिन उस समय कोई याद करता है उसको? गाली देते हैं लोग। भगत सिंह का जब फांसी हो गया था ना, भगत सिंह का जब फांसी हो गया था तो नियम था कि इसका फांसी हो जाएगा, 100 परिवार को दे दिया जाएगा। भगत सिंह का फांसी हुआ, भगत सिंह का जो 100 था उसको सतलज नदी के किनारे बोटी बोटी काट दिए, सब 1000 टुकड़े में काट दिए, सब बोरा में भर के। रियल में जब उनका ज्यूरी पड़ा तो पता चलेगा। और काटने वाला कौन था? इंडियन थे सब। वो ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे तो उन सब करना इतनी था। 1000 टुकड़े में काट दिए सब, 1000 टुकड़े में काट कर जला दिए सब, वही सब जला दिए, घर वालों को नहीं बताया सब। तब बाद में भगत सिंह के लोग, घर के लोग को पता चला तो वो टुकड़े को लेकर आए और फिर से उनका अंतिम संस्कार किया गया और जले हुए टुकड़े को फिर से जला गया। उस समय जब फोटो देखोगे तो लाखों लोग इकट्ठा हुए थे, लाखों लोग। समझ आएगा ना भगत सिंह की समाधि पर? बात समझ में आई? ये होता है व्यक्तित्व, ये होती है जीवन की सार्थकता। और बहुत किताबें पढ़ते थे भगत सिंह। उनके गुरु कौन थे? लेनिन थे। अपने जिस उम्र में हम लोग हैं उस उम्र में 200-300 किताबें पढ़ ली थी अपने सिलेबस के अलावा। उनका आज कोई परसेंटेज पूछता है, वो क्या किए हैं, क्या हासिल किए हैं, वो मायने रखता है। मुझे भी जब 10 में था तो मुझे भी लगा था कि परसेंटेज ही तो जिंदगी है, लेकिन जब 11 दूसरा पेपर में था तब मुझे जो स्कूली पढ़ाई थी इससे थोड़ा थोड़ा हटने लगा, मतलब उससे रुझान कम होने लगा। कई से, क्योंकि जब मैंने पहला किताब पढ़ा था भगत सिंह के बारे में, दूसरा किताब पढ़ा नेताजी के बारे में, ठीक है ना। अब मोबाइल अब जैसे जैसे मेरा मन केवल उन्हीं लोग के बारे में सोचने लगा। अब इतना उन सब के बारे में पढ़ने लगा कि मेरा एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं आने लगा। तो उस समय मेरे चुनाव की बात थी कि मैं ये चुनूं कि ये चुनूं। तब मैंने देखा कि सभी लोग भीड़ का पीछा नहीं करते हैं, तो मैंने वो छोड़ दिया। कहा कि भले ही 4-5 साल बेइज्जती होगा सही है, लेकिन 4-5 साल मैं सीख कर कुछ अच्छा कर लूँगा तो उससे 80% संभावना है कि लोग याद रखेंगे और कुछ मैं खुद कुछ करूँगा, कम से कम मेरा ज़िंदगी सार्थक होगा ना। कोई याद करे चाहे ना करे, मैं कम से कम शांति महसूस करूँगा ना। अब सभी लोग की तरह मैं भीड़ का पीछा करूँ। मेरे पापा खुद हैं इतना पढ़े लिखे, गाँव में सबसे पढ़े लिखे तो भाई है लगभग। कोई याद करता है, कोई जानता है, कोई वैल्यू है। आप कहोगे अपने पापा का बेइज्जती कर रहा है, सही बात है। जो सही है उसमें पापा मम्मी का, घर बाहर गया, जो सही है वो सही है। उनको किताबें नहीं दी गई उनके पिताजी द्वारा, और न वो हमको दिए किताबें, मुझे खुद करना पड़ा। तब आज मेरे पास उतनी किताबें हैं, मैं खुद खरीदा हूँ। आपको कहाँ से पता चला किताब के बारे में? शुरू में जब मैं छोटी छोटी बायोग्राफी पढ़ता था तो धीरे धीरे मुझसे उसका रुझान बढ़ते गया उस ओर, ठीक है ना। मेरा जब बोर्ड का पेपर था, जिस दिन मैथ का पेपर था उस दिन हम राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन परिचय पढ़ रहे थे।
समझ आ गया ना, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा भी चिंता नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे, ज़्यादा से का परसेंटेज कम आ जाएगा। लेकिन इस समय जो युवा ऊर्जा है अगर किसी सार्थक चीज़ में व्यर्थ हो जाएगी तो कंपाउंडिंग इफेक्ट काम करता है, समझ गए ना। कंपाउंडिंग इफेक्ट मतलब शुरुआत में उसका नहीं दिखता है कि क्या मिल रहा है, लेकिन 4-5 साल बाद उसका अचानक से प्रभाव दिखता है, समझ आ गया ना। अगर तुम एक दिन 1,00,000 रुपये जुटाओगे इंटरेस्ट मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 5 साल तुम्हें कुछ नहीं देगा, लेकिन 6वें साल तुम्हारा 1-1 रुपया 10 लाख हो जाएगा। वैसे ही ज्ञान का होता है कंपाउंडिंग इफेक्ट। डेली थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा करते जाओगे तो 6 साल बाद वो ज्ञान एक समुद्र बन जाएगा, और जहाँ पर तुम बोलोगे तो तुम्हें शब्दकोश खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, समझो, तुम्हारे अंदर से वो निकलेगा, तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। स्पीच देखते हो ना, बहुत लोग स्पीच लिख कर रट के याद करते हैं तब बोलने जाते हैं, और जो ज्ञानी होता है वो स्पीच कुछ नहीं बोलता है। वैसे तुम देखना बहुत सारे स्पीच देने वाले जो लोग बिना देखे बोलते हैं उनका सुनने में बहुत मज़ा आता होगा तुमको, और जो लोग देख कर बोलते हैं, जो मोबाइल में देख कर बोलते हैं, थोड़ा सा निक लगता है, कहते वाह खत्म है। इतनी उम्र में अगर तुम 1 घंटा बिना कुछ देखे स्पीच नहीं दे सकते हो तो क्या तुम्हारा ज़िंदगी का मतलब है। बात समझ में आया, समझ में आई बात। जब पढ़ोगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, इस उम्र में तुम लोग कम से कम 50 क्रांतिकारियों के बारे कम से कम नाम तो जानना ही चाहिए। तुम भले उनके बारे में नाम तुम्हारे जवान पर याद आना चाहिए। जब जानोगे नहीं तो तुम्हारे मन में वो विचार उठेंगे कैसे कि मैं भी महान बन सकता हूँ। और ऐसा नहीं है कि उनके पास कुछ अलौकिक दिव्य शक्तियाँ थी, कुछ नहीं था, वो भी एक हमारे तरह क्या थे, इंसान ही थे। बस उनका परवरिश, उनका खुद की चेष्टा। एक उम्र आता है जब कोई नहीं कहता, तुम्हारा खुद का प्रयास होता है, तुम्हारा खुद का चुनाव होता है कि तुम किधर जाओगे, समझा। हो सकता है कि मेरा बारे में परसेंटेज बहुत कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने जो ज्ञान हासिल किया वो कभी दूर नहीं जाएगा, समझाएगा ना, वो काम आएगा, क्योंकि मुझे पता है। आज जो भीड़ कहेगी, जो भीड़ कहती है, भीड़ का बड़ाई से, भीड़ का बेइज्जती से क्या प्रभाव पड़ता है, जब भीड़ ही कुछ नहीं, भीड़ का कोई वैल्यू होता है। गांधी जी की बड़ाई कौन करता है, एल्बर्ट आइंस्टीन करता है, तब फर्क पड़ता है। अगर गांधी जी को एल्बर्ट आइंस्टीन बोलता है कि आप गलत किए, तब बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन गांधी जी को एल्बर्ट आइंस्टीन क्या कहता है कि आने वाले समय में कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक कम हाड़ मांस वाला आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है। और आज के लोग गांधी जी को गाली देते हैं कि चरखे से आजाद दिया है थी। गांधी जी के बारे में पढ़ोगे ना, ऐसे बार खड़ा हो जाएगा, जितना बड़ा बड़ा आंदोलन उस आदमी ने खड़ा किया था। किसी का औकात नहीं इस समय आंदोलन कर दे। उस समय जब ब्रिटेन का इतना बड़ा सम्राट था, नियम था कि ब्रिटेन का जो गोल में सम्मेलन, नाम सुने हो ना, गोल में सम्मेलन में कोई बिना ब्लेजर सूट के अलावा नहीं जाता था, लेकिन वो आदमी अपने कपड़े में गया, क्या हटाओ हम नहीं जानते हैं, नहीं मानते, आंदोलन कर देते आदमी वैसे गए थे। अब बीच गोल में सम्मेलन छोड़ के चले आए, उनका बात नहीं माना गया तो बीच में छोड़ के चले आए, कोई कुछ नहीं बिगड़ पाया, क्योंकि जानते थे सब गांधी जी को थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो जो इंडिया में आंदोलन होगा खतरनाक होगा। क्योंकि उस समय गांधी जी इतना विराट रूप ले लिए थे। उनकी एक पुस्तक कल बताए थे ना, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उनकी पुस्तक पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझा। उसे को देखा था, ये उनकी बायोग्राफी वाली किताब है, ऑटोबायोग्राफी। आधा वीडियो तो मैं केवल आधा पढ़ा हूँ, इसमें कुछ जगह पर इत्थी भी किया हुआ। देखो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर बोला हुआ है। जब इसको पढ़ोगे ना, अब कितने की बुक आती है, कितने की है, $11 की है। $11 मतलब 150 रुपया का है, 150 रुपया की किताब है, समझाएगा ना। तो किताबें पढ़ना, डॉलर का वैल्यू घटता रहता है, घटता बढ़ता रहता है डॉलर का वैल्यू। हाँ, उसका अर्थव्यवस्था के साथ घटता बढ़ता रहता है। कब वो 1000 में रहता है $1 का वैल्यू, मतलब 100 में रहता है। हाँ, तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था चलती है वैसे वैसे वैल्यू घटता बढ़ता रहता है। आज कितना डॉलर का था? कितना डॉलर? $11 मतलब 150 रुपया का है, 150-200 रुपया होगा। समझ आ गया ना। ये इसलिए जरूरी होता है किताबें पढ़ना। आज का युवा किताब कहाँ पढ़ता है। मतलब विदेशों में भी जाता हुआ तब गांधी जी को विदेश में भी लोग जानते हैं,
समझा गया ना। गांधी हो गए, अम्बेडकर हो गए। आज का युवा क्या नहीं कर रहा है। आज का युवा किताबें नहीं पढ़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो सब जगह टाइम दे रहा है, लेकिन किताबों को टाइम नहीं दे रहा है। उसके पास किताब के लिए टाइम नहीं है। घरों और समाज कोई किताब पढ़ रहा है तो उसको कहेगा हाँ, दिन भर ठीक है। किताबी कीड़ा होता है। तो समाज से कोई याद रखता है। तुम्हारे पास खुद की समझ होनी चाहिए कि दुनिया कहती है करने दो, मैं जानता हूँ मेरा कीमत क्या है। समझ आएगा ना। इसीलिए नहीं तो मुझे क्या जरूरत है तुम लोग को पढ़ाने की, दो लोगों को। मैं भी जाकर कुछ करता, आराम से अपना पढ़ता लिखता। तो मैं खुद पढ़ लिख कर क्या कर लूँगा, क्या लेकर जाऊँगा। पैसा बांटने से क्या होता है, घटता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बढ़ता है। ये तो जानते हो ना। इन कौन है ज्ञान बांट रहा है, तो बताओ हमको। सब लोग चाह रहे हैं जितना ज्ञान हम ले लें, किसी को देना ना पड़े, नहीं तो वो जान जाएगा तो हमसे ज़्यादा तेज हो जाएगा। समझाएगा ना। आज का ये लोगों की मानसिकता हो गई है। तुम टीचर से कुछ एक्स्ट्रा पूछोगे तो तुमसे रिसिया जाएगा। वो बहुत बदतमीज लड़का है, फंसाता है स्कूल में। समझाएगा ना। बात समझ में आई। तो आज से मेरा तो यही काम है, मैं यही करता रहूँगा। तुम लोग नहीं मानो, कोई और रहेगा, वो सब क्या पता। कम 100 लोग आएंगे, 100 लोग नहीं माने, कम से कम 20 लोग तो मानेंगे ना। अगर 20 युवा भी अच्छा कर लेता है तो समझ लो जिंदगी सार्थक हो गया। स्वामी जी क्या कहते थे, मेरे जैसे 100 युवाओं की ज़रूरत है। अगर मुझे मेरे जैसे 100 युवा मिल गए तो मैं पूरे देश को बदल दूंगा। लेकिन नहीं मिल पाया। कोशिश किए, उनकी कोशिश करते करते उनको 39 साल की उम्र में 41 बीमारी हो गई थी। इतना 39 साल की उम्र में 41 बीमारी हो गई थी। इतना मेहनत करते थे, इतना फोकस करते थे, 3 दिन पढ़ते रहते थे। उनका जो दिमाग था, फोटोग्राफी में मेमोरी हो गई थी। इतना खतरनाक ब्रह्मचर्य का पालन किए थे। समझ आ गया ना। उनके बारे में कहानी किसी और दिन बताऊंगा। जब सुनोगे तो अभी उनका पेपर सुनोगे। भारत के लोग ही थे जो उनको बहुत परेशान किए थे। अभी तुम लोग क्या जानते हो सब, कि गए थे विवेकानंद जी थे, शिकागो में भाषण दिए थे भाइयों और बहनों। इसके अलावा कुछ पता है? नहीं पता है। बंद करो दरवाजा, जाओ। कौन जानता है बताओ। लेकिन अभी उनके बारे में इतना जानने वाली चीज़ें हैं। अभी मैं बता दूंगा, तुमको पता ही नहीं होगा। चलो एक थोड़ा सा बताता हूँ। जब विवेकानंद जी लंदन में थे तो अपने यहाँ की जो लोग थे ना, विवेकानंद जी कहते थे सारे कर्मकांडों को हटा दो। यही कर्मकांड है जो भारत के लोगों को गुलाम बनाया हुआ है। लड़कियां बाहर, लड़कियां नहीं काम करेंगे, कैसी मानसिकता है। बिल्ली रास्ता काट दे मैं नहीं जाऊँगा, ये कहाँ का नियम है। विवेकानंद जी घोर विरोधी थे सामाजिक कर्मकांडों का। 24 घंटा हरे राम हरे कृष्ण करने से क्या परिवर्तन आता है देश में, क्या परिवर्तन आता है। उसके सख्त विरोधी थे। आज जब कोई एक आदमी 1000 आदमी के सामने खड़ा होता है ना, तो उसके विरोध करने वाले बहुत होते हैं लोग। और भारत के लोग उनका इतना विरोध किए, उनको मजबूरन जानना पड़ा विदेश में। वो जाना नहीं चाहते थे। लंदन गए, लंदन में अपने माता जी को 6000 रुपये भेजा कि मेरी माता घर ले लेगी, अच्छे से रहेगी। एक औरत से भेजवाया, औरत पैसा लेकर भाग गई। समझ आएगा ना। विवेकानंद जी मिशन खोले इंडिया में, उनके मिशन पर तोड़ फोड़ दिए सब। समझ आ गया ना। अपने अनुयायियों को भेजे, उनको मार दिए सब। ये सब की ये किया है भारत के सामान्य जनता ने विवेकानंद जी के साथ। नहीं तो अगर साथ दिए होते सब, तो विवेकानंद जी अभी 40 साल और जीते, और उस समय देश की स्थिति क्या होती, कुछ और होती। सोचो, उनके जीवन से प्रभावित होकर एक व्यक्ति इतना कुछ कर सकता है, तब उनका जीवन होता, आज कितने लोग प्रभावित हुए होते। समझ आ रही है ना। तो ये कुछ भारत ने क्या कर दी, गलतियां कर दी। युवाओं को उसने सस्ता डेटा देकर खत्म कर दिया। समझ आ गया ना। लेकिन तुम लोग को ऐसा नहीं करना है। बात समझ में आ गई ना। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। अलग तुम लोग को पढ़ना है, लिखना है, एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है, एक अच्छा युवा बनना है। सबसे पहले क्या बनना है, एक अच्छा युवा बनना है, ताकि देखें लोग तो कहें कि हाँ युवा है। युवा कौन होता है, जो स्कूली पढ़ाई शारीरिक जो क्या हो, जिसका हृदय क्या हो, विराट हो, जो दुनिया की समझ रखता हो,
मैं तुम लोग को न्यूज़पेपर क्यों पढ़ाता हूँ? ताकि दुनिया के बारे में जान पाओ। नहीं तो क्या ज़रूरत थी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ाने की? मैं खुद पढ़ कर आराम से सो जाता। कम से कम 2 लोग जानेंगे तो कम से कम धीरे धीरे उसका सोच विकसित होगा। तो 1 साल पढ़ लेगा तो उसके दूसरे साल खुद पढ़ने लगेगा, उसका हाथ पड़ जाएगा तो। और जब दुनिया के बारे में नहीं जानेंगे तो क्या करोगे जान के? क्या पता कब क्या हो जाए। और जब दुनिया के बारे में जानोगे तभी ना अपने बारे में थोड़ा बहुत जान पाओगे। क्या हो रहा है अलग चीज़ है। इसलिए ज़रूरत होती है न्यूज़पेपर पढ़ना। और स्कूल में न्यूज़पेपर कहीं पढ़ाते हैं सब? बस प्रेयर में 2 खबर बता देंगे सब, थाट ऑफ द डे, शायरी ऑफ द डे, पोएम ऑफ द डे। समझ आ गया ना? इसलिए ज़रूरी है। इसलिए अब बहुत सोच समझ के मैं तीनों शुरू किया हूँ, स्कूल एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन और फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लाइफ एजुकेशन उससे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम कम से कम खुद को तो जानो, आध्यात्मिक ज्ञान उसमें आता है। और फाइनेंशियल एजुकेशन मतलब तुम बेरोजगार ना रहो, तुम आर्थिक जो इकोनॉमिक बारे में अच्छे से तुम्हारी समझ हो जाए। क्योंकि भारत के युवा अधिकतम तो बेरोजगार हैं, छोटी सी नौकरी पे 4-4 साल लगा देते हैं सब, इतना उन सबका सोच विकसित नहीं हुआ होता है। छोटी सी 20-30 हज़ार की नौकरी के लिए 4 साल बर्बाद कर देते हैं सब। और वो 4 साल कहीं से कर में लगा होते सब, तो आज उन सबका व्यक्ति तो कुछ और होता। 4 साल नौकरी करने सब ज़्यादा ज़्यादा कितना का नौकरी पालेंगे? 1 लाख का नौकरी पालेंगे सब। 1 लाख नौकरी पालेंगे सब, 10 साल कमाएंगे सब, डायबिटीज़ का शिकार हो जाएंगे सब, शुगर हो जाएगा। तो 20 साल पैसे इकट्ठा करेंगे सब और 10 साल बेड़े सुतते रहेंगे सब। यही ज़िंदगी है शहर के लोगों की। कैसे मतलब बीमारी हो जाए? पैसा कमाओगे तो उसका भोग करोगे, भोग करोगे तो जब तुम किसी को भोगे तो तुमको नहीं भोगेगा। समझ आ गया ना? पैसा केवल उतना चाहिए जो तुम्हारी दैनिक आवश्यकताओं क्या हो, पूर्ति हो सके। लग्जरी के लिए पैसा किसी काम नहीं आता है। गांधी जी के पास पैसा था? नहीं। पैसा केवल उतना चाहिए जो तुम्हें अच्छा खाना दे सके, अच्छा पीना दे सके, अच्छा कपड़ा दे सके, अच्छा रहने के लिए, बस पैसा ये। लग्जरी के लिए पैसा खर्च करोगे तो समझ लो ज़िंदगी नर्क वाली है। समझ आ गया ना? पैसा सब कोई कुछ नहीं याद रखता है। तुम्हारा जो भी याद रखेगा कोई कर्म याद रखेगा। और इसमें तुमको बहुत कठिनाई आएगी, कभी कभी लगेगा कि छोड़ देना ही ज़रूरी है। कभी तुमको समाज के अंदर जाने, जब समाज छोड़ोगे तो तुम्हें मन करेगा कि नहीं यार मैं भी उसी में चला जाता हूँ। वही चुनौती का समय होता है कि नहीं, मैं अपने रास्ते पर क्या रहूँगा, दृढ़ रहूँगा। मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है किसी भी कीमत पे। सब लोग नौकरी करें तो मुझे नौकरी नहीं करना है। और नौकरी करना भी है तो केवल कुछ समय के लिए, ताकि मेरा आर्थिक स्थिति सही हो जाए, तो फिर मैं अपना, मुझे जो पसंद होगा मैं वो करूँगा, और वो करूँगा जो सही होगा। और किसी को पसंद है किसी को गोली मारना, तो गोली मार सार्थक कर्म हो गया? नहीं, जो सही है वो करना, वो कहलाता है सार्थक कर्म। जो मुझे पसंद है वो नहीं, मुझे पसंद है 10 शादी करना, 10 शादी करूँगा तो मुझे सार्थक कर्म हो जाएगा? जो सही है वो करना है, जो मुझे पसंद है वो नहीं करना है। उसमें अपने आप को डुबाना है, ज़बरदस्ती डुबाना है। अगर ज़बरदस्ती नहीं डुबाओगे तो बाद में डूब जाओगे। समझ आ गया ना? ये तो मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये आध्यात्मिक नॉलेज है। ये समझ आ गया ना? ये किताबी नॉलेज नहीं है, ये गीता की बातें हैं, ये वेदांत की बातें हैं। समझ आ गया ना? ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा। सार्थक कर्म इससे पहले कभी सुने थे? समझ आ गया ना? तो इन तीनों चीज़ों को अपन जिंदगी से हटने नहीं देना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना महान लोग की किताबें पढ़ना है। टाइम को वेस्ट नहीं करना है, टाइम को इन्वेस्ट करना है। तुम शुरू में किताबें पढ़ोगे, तुम्हें लगेगा कि समझ नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, तब भी पढ़ो। धीरे धीरे तुम्हारा जो सोच है वो एक तरह से विकसित हो जाएगा, तब तुम्हें मजा आने लगेगा। तुम्हें समझ में आए चाहे ना, लेकिन तुम पढ़ो, क्योंकि तुम्हें वो मार्क के लिए पढ़ना नहीं है ना, उसमें नंबर तो मिलेगा नहीं। तुम लोग जानते हो पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? बहुत समय पढ़ने में मन जानते क्यों नहीं लगता है? क्योंकि तुम पढ़ते हो ज्ञान के लिए नहीं, तुम पढ़ते हो नंबर के लिए। जब तुम कापी किताब उठाते हो ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले चलता है कि पढ़ रहा हूँ मैं नंबर के लिए। अगर वो नंबर हटा दिया जाए तुम्हें पढ़ने में बहुत मन लगेगा। जैसे मान लो क्या लिखा है, क्या लिखा है? पीरियोडिक टेबल। इसमें मन लगाना, इस पढ़ ले रहे हो नहीं पढ़ ले रहे हो,
पढ़ ले रहे हो ना, इसमें मन लगाने की जरूरत है नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे तुम कुछ चाह नहीं रहे हो। लेकिन जब तुम पढ़ते हो, तुम चाहते हो कि नहीं मुझे परसेंटेज लाना है, तब तुम्हें पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर तुम ज्ञान के लिए पढ़ते तब पढ़ने का तुमको बहुत मन करता। समझा गया ना? लेकिन तुम एक चीज़ जोड़ देते हो पढ़ाई से कि पढ़ना है नौकरी के लिए, पढ़ना है परसेंटेज के लिए। अब किसी चीज़ के लिए जब तुम काम करते हो तो वो चीज़ तुम्हारे लिए नहीं करेगी, करेगी। समझा गया ना? ये सब चीज़ जानना बहुत जरूरी होता है। तुम कुछ भी करो, बस ये जान जाओ कि ये सही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि इससे मुझे कुछ मिलेगा। मुझे मिले चाहे ना मिले, लेकिन मैं करूँगा क्योंकि ये सही है। मुझे फ़ायदा हानि और कोई बात नहीं, मुझे मन कर रहा है चाहने का, लेकिन मैं करूँगा। क्यों करूँगा? इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ये पसंद है, इसलिए नहीं क्योंकि ये सही है, इसलिए करूँगा। समझ आ गया ना? लोग मुझे अच्छा कहें, भला कहें, बुरा कहें, कोई बात नहीं। लोग लोग होते हैं, लोग महान पुरुष नहीं होते हैं, लोग विचारशील नहीं होते हैं, लोग लोग होते हैं जो समय के साथ भुला दिए जाते हैं। और सभी लोग महान नहीं बन सकते हैं क्योंकि सब लोग के अंदर उतना दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं होता है ना। बात समझ में आया? कोई सवाल है? समझ आ गई बात? आज से एक अच्छी युवा की जिंदगी जीनी है, भीड़ की तरफ आना नहीं है। जो भी करना है अच्छे से करना है, हर आयामों में अपनी सफलता दिखनी चाहिए, हर आयामों में। मैं अगर पढ़ा मन से तो मैं नंबर लाया 10 तक, समझा गया ना? मैं 11 तक नहीं पढ़ा, लेकिन मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तब मेरे अंदर कुछ है तभी ना पढ़ा रहा हूँ। एक चीज़ छोड़ा हूँ तो एक चीज़ नया आया है, ये नहीं कि दोनों छूट गया है। समझ आया ना? लेकिन अभी कोई नहीं था कि मैंने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी है लगभग, बहुत कम, बस थोड़ा बहुत वैसे हो जाता है। समझ आ गया ना? लेकिन मैंने कहा तुम भी छोड़ दो, नहीं, तुम लोग के लिए अभी क्या है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तुम लोग का भी जो विचार थॉट प्रोसेस है वो अभी विकसित नहीं हुआ है। समझ आ गया ना? पहले समझो, किसी चीज़ को छूने से पहले क्या करना होता है, उसको समझना होता है, उसका स्वाद चखना होता है। गांधी जी मांसाहार कब छोड़े? जब मांसाहार पहले खाए किए तब जान गए कि नहीं कुछ मजा है, तब छोड़े। वैसे हम भी परसेंटेज लाए, लेकिन जान गए कि उससे कोई फायदा नहीं। जब मैं परसेंटेज लाऊंगा तो मेरी बड़ाई कौन करेगा? वही जो भीड़ होगी, उसका ना कोई बड़ाई करेगा, नहीं करेगा। अब भीड़ भीड़ होती है। अब हो सके गांधी जी को 30 साल वेट किए थे अपनी सफलता के लिए, 30 साल उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। 6 साल आंदोलन किए थे, छोड़ दिए ना, कोई सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी तक हम उन लोग को याद करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। क्योंकि उनके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा था। क्या था? धैर्य बहुत ज़्यादा था। तो धैर्य तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए। एक दिन में सब कुछ परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है ना। ये चीज़ें क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बात समझ में आया? तुम खुदीराम बोस के बारे में जानो, तुम राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में जानो, तुम चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जानो, तुम प्रफुल्ल चाकी के बारे में जानो, तुम ज्योतिबा फुले के बारे में जानो, तुम गांधी, अम्बेडकर, आचार्य रजनीश, नेपोलियन, अब्राहम लिंकन, इनके बारे में जानो। ये सब महान लोग हैं। तुम सुकरात के बारे में जानो, तुम कन्फ्यूशियस के बारे में जानो, तुम प्लेटो के बारे में जानो। जब इतने के बारे में जानते रहोगे तो इन्हीं लोग का विचार तुम्हारे दिमाग में घूमता रहेगा, और कहीं ना कहीं इन्हीं कोई विचार तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। क्योंकि तुम बनोगे वही जो तुम्हारे दिमाग में चलता रहेगा। जब तुम्हारे दिमाग और महान लोग का विचार है ही नहीं तो तुम महान बनोगे कैसे, ये बताओ। और तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा है कि गांव का प्रधान का चुनाव कब है, तब प्रधान तो पक्का नहीं बनोगे। समझ आ गया ना? महान लोगों के बारे में जानना, पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी होता है। समझ आ गया ना? तुम सिंपल सर्च करो मोबाइल में कि 100 महान विभूतियों के नाम तुम्हें दे देगा, तुम लिख लो आराम से, और उनके बारे में मोबाइल में मंगवा पढ़ लो। नहीं किताब का पैसा है तो, अगर पैसा है तो किताब से पढ़ो, क्योंकि किताब में कंसंट्रेशन बनता है, मोबाइल में कंसंट्रेशन नहीं बनता है।
जितना हो सके कहाँ से पढ़ो, किताबों से पढ़ो। ये तो मुझे ज़रूरत थी किताब मंगाने की, मेरे पास लैपटॉप है, मोबाइल है, लाइब्रेरी है, स्पोर्ट है, मुझे क्या ज़रूरत थी किताब मंगाने की। लेकिन मुझे पता है जितना ध्यान किताबों में लगेगा उतना ध्यान लैपटॉप मोबाइल में नहीं लगेगा। किताब पढ़ते वक्त सोचना पड़ता है, ये सब पढ़ मोबाइल देखना और केवल एक इंद्रिय लगती है, सोचना नहीं पड़ता है। समझा ना? क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ो, विचारशील लोगों के बारे में पढ़ो, ठीक है। जो विचारशील महिला हैं उनके बारे में पढ़ो, सरोजिनी नायडू हो गई, कीर्ति लता हो गई, झांसी की रानी हो गई। केवल ये नहीं कि आज़ाद करें, उनके बारे में अंदर जाओ, कैसी थी उनकी ज़िंदगी, कैसा था उनका युवा, उनकी जो युवा वाली जो तुम्हारी युवा की ज़िंदगी है और उनकी युवा की ज़िंदगी, उनमें क्या अंतर था। जब तुम पढ़ोगे, जब उनके बारे में जानोगे कि क्या क्या उनकी जवानी कैसी भी थी, मेरी जवानी कैसी भी थी, तब तुम पाओगे नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ ये। तब तुम सोचो कि नहीं यार मुझे परिवर्तन की क्या है जरूरत है। लेकिन जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम जानोगे कैसे, अब जानोगे नहीं तो परिवर्तन कैसे होगा। समझ आ गया ना? अगर मेरे 5 साल पढ़ाने से केवल एक लोग के बारे में दिमाग बैठ जाता है तो समझ लो सक्सेसफुल हो गया। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी एक ही थे ना, लेकिन केवल एक ही बंदे ने इतना कुछ कर दिया, करते नहीं कर दिया। तो धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अध्यात्म यही सिखाता है, सबसे पहले धैर्य सिखाता है। धैर्य। एक ऋषि था, वो भगवान के भजन में लगा था, 25 साल से भगवान के भजन में लगा था। एक और ऋषि वही 25 साल से वो नाचता रहता था केवल भगवान का नाम ले करके। तो नारद ऋषि आए, तो जो 25 साल से एकदम ध्यान मुद्रा में बैठा था, तो बोले नारायण नारायण, ऐसा उनका आदत है। तो आँख खोला तो पूछे क्यों तपस्या कर रहे हो, तो बोला कि मुझे भगवान चाहिए। कहे कि भगवान अभी नहीं, हाँ कह कि ठीक है। कहे कि भगवान अभी 100 साल बाद मिलेगा। कहा हटाओ जोरा घंटी हटाओ, भागो, कितना तपस्या करेगा कोई। समझ आ गया ना? अब वही नारद गए दूसरी ऋषि के बाद, ठीक है ना। तो वो आराम से नाम लेकर उसे मस्त था भजन कीर्तन करने में। तो उससे भी नारद जी बोले कि अभी भगवान 100 साल ऐसे करो तब मिलेंगे। तो कहा कि हटाओ भागो यार, कितना भी साल करे मैं अपने मस्त रहूँगा। उसको तुरंत भगवान मिल गए। वो पाखंडी था, उसका मैं धैर्य था ही नहीं। जैसे सुना 100 साल का, हटाओ बुलाओ, नहीं चाहिए भगवान, इससे अच्छा मैं भोग करूँगा संसार का। समझा गया ना? ऐसे लोग होते हैं, आम लोग ऐसे होते हैं। उनको बता दो कि ये जो तुम कर रहे हो इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा 25 साल का, हटाओ क्या होगा इससे। सब लोग मज़ा ले रहे हैं, मैं भी मज़ा लूँगा। सब लोग कुछ और करें, मैं भी कुछ और करूँगा। समझ आ गया ना? जब तुमको ज़्यादा मजा करने का मन करे तो यही कहानी याद कर लो। समझ आ गया ना? ठीक है। और कोई सवाल नहीं, कोई जवाब, कुछ पूछना है तो पूछ लो। लेकिन हाँ, परिवर्तन आना चाहिए। कोई देखे जाने तो मुझे जरूर दिखाई देना चाहिए परिवर्तन। समझा गया ना? मैं कभी नहीं देखूँ कि तुम समाज से फालतू बात कर रहे हो। मुझे कभी नहीं दिखना चाहिए कि तुम ऐसा काम कर रहे हो जो सार्थक नहीं है। समझा गया ना? घर का काम कर सकते हैं ना? जरूरी है वो घर का काम। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे जो तुम्हारे लिए क्या हो, सही नहीं हो। और तुम्हारे घर का काम तो जरूरी, उससे तुम खाना पीना तो घर से ही ना पाओगे। लेकिन तुम फालतू किसी बात मत करो जिससे तुम्हारा कोई फायदा मत हो। तुम फालतू मोबाइल का यूज मत करो, तुम फालतू का घर की राजनीति मत करो, तुम फालतू जगह पर मत बैठो, तुम फालतू लोगों से मत बोलो, अकेले रहो। तुम महान लोगों की ये एक क्वालिटी होती है, उनके दोस्त बहुत कम होते हैं, वो किताबों में डूबे रहते हैं। अमेरिका जब आए थे अमेरिका से 60,000 किताबें लेकर आए थे। 60,000 अपने किताब में लिखते हैं कि मैं अगर सबसे ज़्यादा किसी को मानता हूँ तो किताबों से प्रेम करता हूँ मैं। जब उनकी शादी हुई थी ना, तो उनकी पत्नी कहती थी कि पैसा, अब जब आए थे, जब यूरोप से पहली बार आए थे तो उनको नौकरी मिल गया था। समझा गया ना? तो 450 रुपये महीना नौकरी मिलता, 450 रुपये महीना कमाते थे अमेरिका जी। तो उनकी पत्नी का नाम था रमाबाई, ठीक है। तो उनकी पत्नी ने बोला कि अब नौकरी लग गई है, अभी तुम पढ़ाई काम छोड़ दो, अपने परिवार पर ध्यान दो। तो अमेरिका जी तो अमेरिका बोले तुम क्या जानती हो पढ़ाई का मतलब, शिक्षा का मतलब। तो रमाबाई रिसिया गई। तो अम्बेडकर जी बोले कि अगर तुम ऐसे करती रही तो मैं दूसरा शादी कर लूँगा।
यही ये मैं अपनी वर्षन नहीं बोल रहा हूँ, किताब में लिखा है। तब दोनों लोग हंसने लगे, मैंने वो भी मजाक कर रहे थे, ये मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा नहीं छोड़ा। वो भी शादी किए थे, उनके भी बच्चे थे, लेकिन उन्होंने शिक्षा डॉक्टर मेरा को अच्छे हैं। बच्चे थे लेकिन पैसे की कमी की वजह से क्या होगा, एक्सपायर हो गए। समझ आ गया ना, क्योंकि वो अपने कम्युनिटी को मतलब कम्युनिटी को समृद्ध बनाना चाहते थे। और आज के सब खाली डीजे बजाते हैं, सब पढ़ते लिखते नहीं, सब कच्चा। मैं कभी नहीं देखता हूँ उधर कोई स्कूल जाता है, चाहे पढ़ाते हैं सब, चाहे कुछ भी करते हैं सब। लेकिन जिस दिन अम्बेडकर जयंती है उस दिन टाली पर इतना बड़े तिरंगा लेकर के झंडा नाचेंगे सब। देखो इतना कि बेहोश हैं सब, वही सब पाखंड हैं सब। इतना छूट मिला है। हाँ भैया तू इतना मेहनत को खिलाता पास उस समय तो SC/ST एक्ट भी नहीं, इस समय SC/ST एक्ट है, उन सबको कोई अगर समार कर सब केस कर देंगे सब। अब 6 साल का जेल हो जाएगा तुम्हें। लेकिन उस सब पहले ग्रंथों का पढ़ने का अधिकार नहीं था उन सबके पास। तब कहते थे सब कि नहीं, हमें ग्रंथों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। अब अधिकार दे दिया गया तब नहीं पढ़ते हैं सब, कहते हम नहीं पढ़ेंगे, हम अम्बेडकर वादी हैं। अरे पढ़ोगे तब तो जानोगे ना वो कहना क्या चाह रहा है। अम्बेडकर ने क्या कहा, पढ़ो और ब्राह्मणों से ऊंचा स्थान प्राप्त करो, आज के लड़ो और लड़ाओ। तो अम्बेडकर के बारे में पढ़ो, एक समय आएगा रोने लगोगे। ऐसा वो झेले हैं। उनके पिताजी तो उनके पिताजी तो पैसे वाले थे जब, तो उनके पिताजी नौकरी करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो ये गए थे तो अपने इनके पिताजी ने घर पर लेटर भेजा कि आ जाओ सब मेरे पास, ठीक है ना। तो ये लोग तैयार होकर गए, जब झाड़ी उड़ के इतना झाड़ी थे कि पता नहीं चला था कि नीचे जाते हैं। तो रेलवे स्टेशन में गए तो गलती से ट्रेन छूट गई, जो स्टेशन रात हो गया। स्टेशन मास्टर देखा तो लोग कहा कि ये सब नीचे जात के तो होंगे नहीं सब। तो गया तो बोले क्या नाम है, तो जब जैसे नाम बोले सब जान गए सब। तो जैसे नाम बोला वो 10 कदम पीछे हट गया कि नीचे जात के हैं सब, छुआ जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। समझ आ गया ना। तो गए तो स्टेशन मास्टर कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बैलगाड़ी करा देता हूँ, ठीक है ना। तो अम्बेडकर जी बड़े हो गए थे, तब बैलगाड़ी खाया जाता है। तो बैलगाड़ी में जब जानता है कि सब नीचे जाते हैं सब, तो कहता है मैं बैलगाड़ी नहीं चलाऊंगा, तुम चलाओगे, मैं बैठूंगा, पैसा भी दोगे चलाओगे भी। तो अम्बेडकर जी बैलगाड़ी चलाते थे, वो जब सीख गए थे तो बैलगाड़ी चलाते गए। एक समय आया बहुत नाला वाला था, रात हो गया था। रात में इनकी बहन छोटे थे सब, रोने लगे सब। अब मान लो छोटे बच्चे हैं सब। अब खाने का था तो बोले कि अगर हम रुके तो कुछ खा लिए। तो कहा ठीक है रुक जाओ सब। वो चला किनारे, सब कई लोग खाना वाना खा लिए। तो अब थोड़ा और आगे गए तो रास्ते में ही छोड़कर ही चला गया, कहा मुझे जाना है, छोड़ कर चला गया। वहाँ से लोग पैदल गए, तब पिताजी के पास पहुँचे तो दोनों लोग क्या हो गए, रोने लगे। समझ आ गया ना। अब जब विवेकानंद करे, जब अम्बेडकर जी शिक्षा उच्छा लेकर इनके पास आए थे तो नौकरी लग गई थी। तो गए मकान लेने किराए पर, तो अपना पहचान छुपा लिए, पारसी बन गए, कहे कि मैं पारसी हूँ, और मकान ले लिए। 1 हफ्ता बीता, सभी लोग जान गए कि ये क्या है, ये नीची जाति क्या है। लाठी उठी लेकर आए सब। तो अम्बेडकर ने कहा कि मुझे 8 घंटे का टाइम दीजिए, मैं चला जाऊँगा। और रात भर मतलब 8 घंटा रूम खोजते रहे, कोई रूम नहीं दिया। तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ क्या करें, रोने लगे। सोचो जो BA की मतलब PhD के कहा, वो बेचारा रोज उसके आंखों से आंसू गिरते, कितना उसको दुख भी था होगा। रोने लगे। अंत में अपना सब सामान वामान निकाल कर अपने घर चले गए। तब वो जान गया कि केवल डिग्री लेने से मैं अपने कम्युनिटी को कुछ दे नहीं सकता, मुझे जमीन पर उतर कर काम करना पड़ेगा। समझ आ गया ना। तो उन्होंने जमीन पर उतर कर सत्याग्रह किया और मतलब उनको मंदिरों में प्रवेश का कानून प्रवेश दिलाया। बहुत जितना अम्बेडकर जी किए उतना कोई नहीं कर सकता उन सबके लिए। जितना अम्बेडकर जी पढ़े लिखे थे, जितना कुछ किए, उनका आधा करे सब तो बहुत आगे निकल गए सब। अभी उनके बारे में पूछ दो उसके बाद नहीं जाएंगे सब, जबकि जानना चाहिए। हमारे पास अम्बेडकर की 4 किताबें हैं। समझ आ गया ना। बात समझ में आई। आज से अपने जीवन के नई दिशा दो सब। समझ आ गया ना। कोई मेरे पास उस किताब में खाली कविता लिखा है। किसमें? वो अम्बेडकर के बारे में ना है। कौन सी?
वो अम्बेडकर के बारे में नहीं ना है, वो तो खाली कविता वाला है। उनके और भी किताबें हैं, वो जब पढ़ लेना था कर लेना। समझ आ गया? आज से अपने जीवन को एक नई दिशा दो सब, भीड़ के पीछे न जाओ सब। फालतू लोगों से बात नहीं। क्योंकि मैं बता दिया हूँ कि फायदा क्या है नुकसान क्या है, दोनों चीज़ें मैं बता दिया हूँ। समझ आ गया ना? तो आज से परिवर्तन एक दिन से ही शुरू होता है, धीरे 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 धीरे। कठिनाई आएगी, आने दो, देख लेंगे। उनसे ज़्यादा कठिनाई तो आएगी नहीं। तुम लोगों के पास तो कम से कम अच्छा खाने पीने का मिल रहा है, कहीं रोक टोक नहीं है। समझ आ गया ना? कम से कम कुछ ऐसा किया जाए ताकि एक समाज को एक नई दिशा मिले। समझ आ गया ना? नौकरी चाकरी फाकरी तो होता रहता है। समझ आ गया ना? बहुत लोग नौकरी पाकर छोड़ दिए सेवा के लिए। समझ आ गया ना? तो युवा अवस्था को ऐसा जियो ताकि लोग कहें कि हाँ वो भी एक युवा अवस्था था। समझ आ गया ना? ऐसा नहीं कि सबके तरफ पढ़े लिखे नौकरी, पढ़े लिखे क्या पता नौकरी मिले कि नहीं मिले, उसके बाद शादी हो जाए, एक समान जिंदगी जी कर मर जाए। समझ आया ना? युवा हो तो कम से कम युवा की कहानी होनी चाहिए कि हाँ मेरे बारे में कोई पढ़े तो वो कहे कि हाँ यार वो ज़िंदगी जी युवा नहीं कुछ किया, कम से कम कुछ बुरा तो नहीं किया। आज अब अच्छा कुछ नहीं करो तो बुरा हो जाएगा अपने आप। देखो एग्जाम्पल देने की जरूरत क्या है, देख लो आप अपने घर के बारे में देख लो। कुछ अच्छा नहीं घुसा तो बुरा हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? ऐसे तुम लोग के साथ भी हो सकता है। जब तक दिमाग में अच्छी चीज़ नहीं डालोगे, बुरा चीज़ बना आप चलिए आएंगे। दिमाग क्या होता है कि स्पंज होता है। समझ में आई बात है? ठीक है, बस यही बताने के लिए आज बुलाया गया था। ठीक है ना? ये पढ़ाई से लाख गुना ज़्यादा जरूरी है। समझ आएगा ना? कोई समझे चाहे ना समझे। ठीक है ना? बात समझ में आ गया? सारी बातें समझ में आ गई ना? कोई सवाल? ठीक है।